आप सुन रहे हैं नीरजा हिमेंद्र का लिखा हुआ उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 5। 1 वर्ष बाद छोटी की पसंद के लड़के से उसका विवाह निश्चित हो गया है। अगले माह विवाह है। विवाह की तैयारियां चल रही हैं। सबकी इच्छा है कि छोटी का विवाह धूमधाम से हो। बाबूजी ने उसके विवाह के लिए पैसे बचा कर रखे ही थे, किंतु भाई ने भी अत्यंत उदारता दिखाई है और पापा के पैसों को रख देने को कह स्वयं विवाह का खर्च वहन करने को कहा है। किंतु बाबूजी कहाँ मानने वाले हैं। यद्यपि वर पक्ष की तरफ से विवाह में कुछ भी नहीं मांगा गया है, फिर भी सबने अपनी अपनी इच्छा पूरी कर ली है। भाई, भाभी, मैं, बाबूजी तो हैं ही। छोटी की सफलता देखकर मुझे अपने विचारों को परिवर्तित करना पड़ेगा। कौन कहता है समाज में स्त्रियों की दशा में परिवर्तन नहीं हुआ है? परिवर्तन के चिन्ह दिख रहे हैं। स्त्रियों को भी आगे आकर स्वयं को प्रमाणित करना पड़ेगा। पहल उन्हें ही करनी होगी। दोषारोपण से बात बनने वाली नहीं। पुरुषों से मात्र सहायता लेनी होगी। कदम स्त्रियों को ही बढ़ाना होगा। परिश्रम उन्हें तो करना ही होगा। छोटी के विवाह की आपाधापी समाप्त हुई। घर में सब कुछ पूर्व की भांति होने में समय लगेगा। माँ बाबूजी के लिए ये समय कठिनाई से व्यतीत हो रहा है। दिन का अकेलापन उन्हें छोटी को विस्मृत करने नहीं दे रहा है। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दुखों की सबसे बड़ी दवा तो समय ही है। छोटी अपनी दुनिया में सुखी है। उसके खिलखिलाते हुए स्वर सबको तसल्ली दे जाते हैं। मैं भी अपने कॉलेज की चर्या को पकड़ने लगी हूँ। नौकरी के साथ माँ बाबूजी की देखभाल मेरी प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता तो पहले भी थी, किंतु छोटी के विवाह के पश्चात उनकी देखभाल का पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ पर है। ऋतुजनित परिवर्तन और यथार्थपरक परिवर्तन के मध्य एक दिन मैंने चंद्रकांता से अपने हृदय की बात बता दी। मेरी बात सुनकर चंद्रकांता प्रसन्न तो हुई, किंतु विस्मित नहीं, जैसा कि मैं सोच रही थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर प्रेम और उससे उपजे प्रसन्नता के भावों को पहले से जानती थी, किंतु मैं तुमसे सुनना चाहती थी, तुम्हारे साहस को परखना चाहती थी, कहकर चंद्रकांता मुस्कुरा पड़ी। मुझे यह भी आभास हो चुका था कि वो विक्रांत नहीं कोई और है, क्योंकि विक्रांत जैसा व्यक्ति तुम्हारी पसंद हो ही नहीं सकता। थोड़े से यत्न द्वारा मैंने ये जान लिया कि वो स्वप्निल है। चंद्रकांता की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। कैसे, किस प्रकार का यत्न? मैंने पूछा। कुछ विशेष नहीं, चंद्रकांता ने कहा। मुझे कुछ कुछ आभास हो गया था कि वो सौभाग्यशाली विक्रांत नहीं कोई और है, किंतु कौन, ये जानना कठिन न था मेरे लिए। स्वप्निल को ढूंढती तुम्हारी आंखों ने स्वतः सब कुछ बयां कर दिया। कुछ क्षण रुककर चंद्रकांता ने अपनी बात पूरी की। वाह, तुम कवि कब से बन गई चंद्रकांता? बातों की दिशा को घुमाने के प्रयास में मैंने कहा। प्रत्युत्तर में चंद्रकांता मुस्कुरा पड़ी। समय आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ऋतुओं के इस परिवर्तन का अनुभव प्रथम बार मैं कर रही हूँ। दिन पंख लगाकर उड़ते चले जा रहे हैं। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज आने जाने का अनवरत चक्र चलता जा रहा है। इस नीरस दिनचर्या में यदि कुछ अच्छा है तो वो है स्वप्निल। जीवन में आए इस यथार्थ को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। अब सबके समक्ष इसे स्वीकार करने का साहस रखती हूँ। नीलाक्षी जी, 1 मिनट रुकिए। मैं घर जाने के लिए कॉलेज के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रही थी कि सहसा पीछे से विक्रांत की आवाज़ आई। मैं ठिठक कर रुक गई। व्यस्तता के कारण इधर कई दिनों से आपसे मिलना नहीं हो सका है, क्षमा कीजिएगा। पास आकर विक्रांत ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा। नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। मैंने भी दार्शनिक की भांति उत्तर दिया। वह चलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि रुकिए तो प्लीज़, कुछ देर के लिए, विक्रांत ने अपने स्वर पर कुछ जोर देते हुए आग्रहपूर्वक कहा। मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। आपसे बातें करके मन बड़ा ही संतुष्ट हो जाता है, विक्रांत ने सकुचाते हुए मुझसे कहा। हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? मैंने वहीं खड़े खड़े ही उत्तर दिया। बातें थोड़ी व्यक्तिगत व गंभीर हैं। आइए वहाँ बैठकर बातें करते हैं, विक्रांत ने सामने वृक्ष के नीचे लगी पत्थर की बेंच की तरफ संकेत करते हुए कहा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मार्ग से कुछ किनारे हटते हुए मैंने कहा। मेरी बातें सुन
विक्रांत के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए, किंतु वो रुका रहा, मुझसे बात करने की भूमिका तलाशता रहा। नीलाक्षी जी, मैं आपसे कहकर वो पुनः खामोश हो गया। कुछ ही क्षणों के उपरांत वो अपनी बातें पुनः प्रारंभ करते हुए बोला, नीलाक्षी जी, मुझे तो आप जानती ही हैं कि मैंने आप जैसी जीवन संगिनी पाने की कल्पना की थी, परंतु व्यक्ति जो सोचता है सब कुछ तो उसे नहीं मिल जाता। कहते कहते विक्रांत सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा में मेरी ओर देखता जा रहा था। मैं चुपचाप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना उसकी बातें सुनती जा रही थी। मैंने कई बार आपसे मिसबिहेव किया है, किंतु उस समय मेरी मंशा आपको तकलीफ देने की कभी नहीं रही। जो कुछ भी हुआ वो अज्ञानता में हुआ, आपसे किसी किस्म की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। फिर भी अपने व्यवहार पर लज्जित हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। विक्रांत अपनी बात कहता जा रहा था। मैं पूर्ववत चुप रही। नीलाक्षी जी, मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। कब, कैसे, ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मेरे जीवन में आप रच बस गई हैं। मेरी तरफ दृढ़ता से देखते हुए विक्रांत ने कहा, नीलाक्षी जी, मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। अपनी बात पूरी कर वो चुप हो चुका था, मेरी और आशा भरी दृष्टि से देख रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। मैं सोचने लगी कि क्या मैं उसकी इच्छा की गुलाम हूँ? जो भी उसकी इच्छा होगी उसे मान लूँगी। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उसने अपनी बात कहने से पहले मुझसे मेरी इच्छा पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। क्या वो अपनी पत्नी की भांति सभी स्त्रियों को अपनी दासी समझता है? उसने कहा और सामने वाली स्त्री ने मान लिया। क्या सभी पुरुषों की यही मानसिकता होती है? स्त्रियों की इच्छा का कोई मूल्य नहीं है, उनकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। मेरे भीतर विक्रांत के लिए घृणा के भाव तीव्र न होने लगे, उससे पूर्व ही मैंने अपने प्रश्न का उत्तर देकर उससे पीछा छुड़ाना चाहा। मैंने इस बात पर अभी तक सोचा नहीं, मैं दूसरा विवाह करने की इच्छुक नहीं हूँ, कहकर मैं चलने को उद्यत हुई। प्लीज़ मीनाक्षी जी, एक मार्ग बंद होने से सभी मार्ग बंद नहीं होते। जीवन में कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब कुछ पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। विक्रांत ने मुझे समझाने का प्रयास किया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सदैव पीड़ा देते हैं। क्षमा कीजिए विक्रांत जी, मैं चलती हूँ, विलंब हो रहा है, कहकर मैं चल पड़ी। विक्रांत मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता वहीं खड़ा रहा। मुझे न तो विक्रांत में और न उसकी बातों में ही कोई रुचि थी। उसे व उसकी बातों को वहीं छोड़कर मैं आगे बढ़ चुकी थी। ऑटो में मैं प्रसन्नचित्त बैठी बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर रही थी। प्रकृति के साथ आत्मसात हो मुझे अच्छा लग रहा था। मार्ग के दाहिनी ओर पंक्तिबद्ध हो लहरा रहे हरे भरे वृक्ष व उनके मध्य छुटपुट संख्या में बने घर, कितना आकर्षक लग रहा था सब कुछ। दूर दिखाई दे रहे विस्तृत खेत व उनमें विचरते सफ़ेद बगलों के झुंड, चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था। कुछ देर के लिए मैं सब कुछ विस्मृत कर इस मोहक दृश्य में खो गई। घर आकर मैं अपनी घरेलू दिनचर्या में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर में माँ ने मुझे ड्राइंग रूम से आवाज़ दी। मैं शीघ्रता से वहाँ गई। ड्राइंग रूम में माँ के साथ बाबूजी भी थे। मैं जाकर बाबूजी के पास बैठ गई। माँ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बाबूजी निर्विकार से थे। बेटा, अभी अभी विक्रांत का फ़ोन आया है, क्या उसने तुमसे कुछ कहा है, कोई बात की है? माँ ने पूछा। माँ की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे विक्रांत से इस बात की आशा नहीं थी कि वो मेरे माता पिता तक इस बात को ले जाएगा। मैं माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। मैं अचकचा कर उठी और हड़बड़ाहट में बोल पड़ी, नहीं माँ, कोई विशेष बात नहीं हुई। क्या विक्रांत ने तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा है? इधर उधर न जाते हुए माँ सीधे मुद्दे की बात पर आ गई। मुझे माँ से इस प्रकार के स्पष्ट प्रश्न की आशा न थी, न ही विक्रांत से इस प्रकार के व्यवहार की। मुझे ये समझने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ कि विक्रांत ने मेरे घर पहुँचने से पूर्व ही मेरे माता पिता से अपने विवाह प्रस्ताव की चर्चा करेगा। बेटा, हर्ज ही क्या है यदि विक्रांत तुमसे विवाह का इच्छुक है, ये तो अच्छी बात है। मुझे चुप देखकर माँ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने अभी विवाह के विषय में सोचा ही नहीं है, विक्रांत से तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। माँ के चेहरे पर फैले मुस्कुराहट का स्थान निराशा के भावों ने ले लिया।
क्या कमी है उसमें? अच्छा है, युवा है, अच्छी नौकरी में है, तुम्हारे लिए तो वो सही है। एक ही साथ एक ही कॉलेज में हो तुम दोनों। माँ ने कहा। नहीं माँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने पुनः दृढ़ता से कहा। बाबूजी माँ व मेरे बीच हो रही बातचीत को तन्मयता से सुन रहे थे। इस गंभीर समस्या पर मुझे उनके विचारों को जानने की भी इच्छा हो रही थी। आप क्यों इतनी व्याकुलता दिखा रही हैं? ये अपना भला बुरा बखूबी समझती है। नीलाक्षी स्वयं अपना निर्णय लेगी। मेरी ओर देखते हुए बाबूजी ने माँ से कहा। बाबूजी की बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करना, शीघ्रता में कोई निर्णय मत लेना, मुस्कुराते हुए बाबूजी ने कहा। बाबूजी के शब्दों ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं दुगने उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ने लगी। चंद्रकांता आज कुछ व्याकुल व निराश दिख रही थी। उसके चेहरे से उसकी वो चिर परिचित हंसी गायब थी। मुझे चंद्रकांता का ये रूप अच्छा नहीं लगा। इधर कई दिनों से चंद्रकांता से मिल नहीं पाई थी, अतः मुझे उसकी इस उदासी की वजह ज्ञात नहीं। क्या बात है चंद्रकांता, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? मैंने पूछा, किंतु उदासी की चादर ओढ़े वो चुप ही रही। कोई विशेष बात है क्या? चलो नहीं बताना चाहती हो तो मैं नहीं पूछूंगी, मैंने कहा, किंतु मन में एक चिंता थी कि ना जाने क्या हुआ है जो ये गुमसुम है। मैं ही उत्तरदायी हूँ अपनी इस स्थिति के लिए, घर की कोई बात नहीं है इसमें, कहकर वो पुनः चुप हो गई। तुम उत्तरदायी हो? वो कैसे? मैंने उत्सुकतावश पूछा। एक लंबी सांस लेकर वो बोली, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, मतलब मैं उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ, मुझे जीवन के नए नए अर्थ ज्ञात होते जा रहे हैं। इन नए अर्थों से उसके स्वरूप और संरचना में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। कहकर चंद्रकांता किसी दार्शनिक की भांति आकाश की ओर देखने लगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सरस जो मेरे जीवन में रच बस चुका है, उसको यदि मैं अपने जीवन से निकाल दूँ तो मेरे जीवन में कुछ भी शेष न रहेगा। मैं चंद्रकांता की बातें मनोयोग से सुन रही थी। अपनी खुशियों के लिए किसी पर इतना आश्रित होना उचित है? ये तो पर निर्भरता जैसा ही कुछ है। कभी सरस मेरे जीवन से चला गया तो सोचकर सिहर उठती हूँ, चंद्रकांता ने कहा। मुझे चंद्रकांता की बातों में यथार्थ प्रतीत हुआ। मेरे भीतर भी यही प्रश्न उद्वेलन कर रहा था कि क्या किसी भी स्त्री को अपनी संतुष्टि से जीवन व्यतीत करने के लिए भी पर निर्भर होना पड़ेगा? वो किसी पर भी आश्रित क्यों हो जाती है, चाहे उसका पति हो, प्रेमी हो या पुत्र हो, जबकि इनको सबल व सक्षम बनाने में स्त्रियों का हाथ है। वो क्यों वृक्ष से लिपटी बेल लताओं की भांति जीती है, वृक्ष की भांति क्यों नहीं? क्यों वो आज तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं गढ़ सकी? क्यों वो सबकी धुरी में रहकर भी हाशिए पर अपना जीवन जीना पसंद करती है, पूरी पूरी उम्र गुजार देती है दूसरों की तरफ देखते हुए? नीलाक्षी, कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ, एक सम्मानित नौकरी में हूँ जिसके कारण समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, फिर भी मैं कितनी विवश हूँ। कल को मेरे बेटे को ये सब कुछ किसी प्रकार ज्ञात हो गया तो क्या वो मेरी विवशता को समझ पाएगा? क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि उसकी माँ को जीने के लिए इस दमघोटू वातावरण से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेना कितना आवश्यक था? यदि वो माँ की व्यवस्था को समझ भी जाएगा तो क्या ये मूलभूत प्रश्न ज्यों का त्यों नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में हम पर निर्भर, पर आश्रित क्यों हैं? चंद्रकांता की बातों में मुझे कड़वे सत्य की अनुभूति हुई। यदि परिस्थितियों के वशीभूत सरस मुझसे दूर चला गया तो क्या मैं उसके लिए जीना छोड़ दूंगी? चंद्रकांता ने कहा। तुम निराश ना हो, ऐसा नहीं होगा। सरस तुम्हारी भावनाओं को समझता है, मैंने आश्वासन देते हुए चंद्रकांता से कहा। अभी तो ऐसा ही है चंद्रकांता, किंतु ये भी तो एक कटु सत्य है कि सरस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। उसका अपना परिवार है, परिवार के प्रति उसके उत्तरदायित्व हैं। समय सदा एक समान नहीं रहता। सरस चला गया तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? क्यों और किस अधिकार से मैं ऐसा कर पाऊंगी? मेरा भी तो परिवार है। मैंने क्या सरस के लिए उन सभी को छोड़ दिया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है और ना ही ऐसा कर सकती हूँ। चंद्रकांता ने कदाचित अपनी बात पूरी कर ली थी, किंतु मेरे समक्ष अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर। मेरे समक्ष ही क्यों, समस्त स्त्री वर्ग के समक्ष उसने ये अनुत्तरित प्रश्न रखा था। मुझे चंद्रकांता के चेहरे पर पसरी निराशा अनुचित नहीं लगी।
उसके इन तीखे प्रश्नों से अपने जीवन में आगे सावधानी से मार्ग चयन करने की मैंने प्रेरणा ली। मैं भी तो कहीं ना कहीं यही त्रुटि कर रही थी, अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में सौंप रही थी। मैंने मनी मन चंद्रकांता को अनेक अनेक धन्यवाद दिया। ऐसा लग रहा था कि चंद्रकांता ने एक बड़ी गलती करने से मुझे रोक लिया था। ऐसे रिश्तों का अंत क्या दुखद ही होता है। जब हम ये रिश्ते स्थापित करते हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं ज्ञात होता है कि ऐसे रिश्तों का परिणति क्या होती है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने इस खूबसूरत रिश्ते को दुनिया की दृष्टि से छुपाकर अपने हृदय में पल्लवित पुष्पित करते रहते हैं। जबकि एक दिन चर अचर सभी चीज़ों का अंत होना है, तो क्यों हम इस रिश्ते की समाप्ति और उसके परिणाम से भयभीत हो जाते हैं। यदि हमारा ये रिश्ता भावनाओं के ठोस धरातल पर टिका है तो हमें भय में नहीं बल्कि प्रेम की पवित्र स्मृतियों के संबल के साथ शेष जीवन निर्भय होकर व्यतीत नहीं कर देना चाहिए। हमारे प्रेम में मात्र अपनी खुशी और स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए। प्रेम हमें संकुचित नहीं बल्कि व्यापक दृष्टि प्रदान करता है। चंद्रकांता मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आज मैं चंद्रकांता के एक अलग रूप का दर्शन कर रही थी। मुझे चंद्रकांता की बातों में भावनात्मक सत्यता के दर्शन हो रहे थे, जिसे मैं समझ कर भी नहीं समझ पा रही थी। हमारे समाज में अपनी मेधा के दम पर स्त्री चाहे जितना भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले, ये समाज उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। मुझे ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि भारतीय संस्कृति में उसकी जीवन शैली का अभिन्न अंग है स्त्रियों के साथ दोहरा मापदंड। स्त्री के देवी रूप की पूजा कर पुरुष इस तथ्य को झुठला नहीं सकता कि वो उसको मात्र उपभोग की वस्तु समझता है। घर में गृहिणी के रूप में बच्चों की देखभाल के साथ पूरे घर के कार्यों में दिन व्यतीत करती है। रात तक खटने के बाद सोने से पूर्व बलात्कार पीड़िता की भांति कष्ट झेलकर सो पाती है। उसके लिए तय कर दिए गए कार्यों को ही उसे करना होता है, क्योंकि ये सभी कार्य स्त्रियों को ही करने हैं। पुरुषों द्वारा नहीं किए जा सकते ये कार्य, क्योंकि मानवीय आधार पर उनके द्वारा यदि ये कार्य कर दिए जाते हैं तो उनके पुरुषत्व को चोट पहुंचती है, उनका पुरुषत्व उन्हें धिक्कारता है। भाग्यवश यदि कहीं नौकरी में है स्त्री तो उसके अस्तित्व पर ये दोहरी मार है। उसके पैसों का दोहन तो कर लिया जाएगा, उससे घर व बाहर के कार्य भी किसी मजदूर की भांति करा लिए जाएंगे। वो चुपचाप करती रहे तो ठीक है, यदि उसने प्रतिकार करने का साहस कर दिया तो उसके चरित्र पर लांछन सहजता से लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो बाहर भी निकल रही है, पुरुषों के संपर्क में भी आ रही है। पुरुषों की दृष्टि में बाहर निकलने वाली प्रत्येक स्त्री चरित्रहीन है। इस संदर्भ में मैंने पुरुषों को अलग अलग दृष्टिकोण रखते हुए देखा है। कहीं कहीं पुरुष अपनी बेटी के लिए सही समझ रखते हैं, किंतु पत्नी, पुत्रवधू इत्यादि के रिश्तों में अलग व क्रूर दृष्टिकोण। चंद्रकांता कहती जा रही थी। मुझे उसकी बातें पूर्णतः यथार्थ के समीप लग रही थीं। मैंने पुरुषों को गर्वोक्त से ये कहते सुना है कि हर मर्द एक सा होता है। मैं भी पुरुषों से यही पूछना चाहती हूँ कि किस अर्थ में प्रत्येक पुरुष एक जैसा होता है। स्त्रियों का शारीरिक शोषण और भोग की वस्तु समझने के संदर्भ में, देवी के रूप में स्त्री को सर्वाधिक ऊंचा स्थान देकर उसे एक वृत्त में कैद कर स्वतंत्र रहने का अधिकार छीन लेना, उसके साथ छल नहीं तो और क्या है। माँ के रूप में पूजनीय है, पत्नी के रूप में घर की लक्ष्मी है, बेटी के रूप में देवी है। वो मानव कब और किस रूप में है? कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र कब है? पुरुषों से अधिक परिश्रम करने के पश्चात भी वो पुरुषों के समकक्ष कब है? जानती हो नीलाक्षी, स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुझ में व तुम में क्या कमी है? क्यों हम आत्मनिर्भर होने व कुछ कर लेने की योग्यता रखते हुए भी सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी और द्वारा दिए जाने वाले सुख की? हम पूर्ण क्यों नहीं हैं? हमारे व्यक्तित्व में किस चीज़ का अभाव है जिसे कोई और आकर पूर्ण करेगा? क्यों हम पर आश्रित हैं? ये पुरुषवादी समाज का स्त्रियों के प्रति षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? चंद्रकांता गलत कहाँ थी? उसकी सोच सही थी। मैंने उसकी बातें सुनकर सहमति में सिर हिलाया। ये बताओ चंद्रकांता कि क्या घर से बाहर निकलकर काम करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं? वे अपने साथ कार्यरत पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर लेती हैं। पुरुष ऐसा क्यों सोचते हैं?
मैंने अनेक महिलाओं को ये कहते हुए सुना है कि किसी से हंसकर ठीक से बात कर लेने मात्र से पति उनके चरित्र पर संदेह करने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें हतोत्साहित करने के लिए उनके चरित्र पर आघात करना एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगे। माँ बेटी के रूप में सच्चरित्र व आदर्श का प्रतिमान स्थापित करने वाली स्त्री पत्नी के रूप में धूमिल हो जाती है। यह पुरुष का अहम और पुरुष सत्तात्मक वर्चस्व की सोच नहीं तो और क्या है। पुरुष तो पुरुष, घर में रहने वाली अधिसंख्य महिलाएं भी घर से बाहर कार्य करने वाली महिलाओं के प्रति ऐसे ही विचार रखती हैं। मैंने चंद्रकांता से कहा। चंद्रकांता मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तुम अक्षरशः सही कह रही हो नीलाक्षी, मेरी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसने कहा। आज सायं कई दिनों के पश्चात छोटी का फोन आया। उससे बातें करके मन में नव स्फूर्ति का संचार होने लगता है। मुझसे बातें करते समय वो सदा प्रफुल्लित रहती है। मेरा हृदय उसे सदैव आशीर्वाद देता है कि वो इसी प्रकार खुश रहे, दुख की परछाई उसे छू तक ना सके। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, इस समय वो क्या कर रही है? उसने हंसते हुए वही हास्य से भरा उत्तर दिया, आपको फ़ोन। अरे हाँ, वो तो कर ही रही हो, किंतु अभी क्या क्या किया और इसके बाद क्या करोगी? मैंने हंसते हुए पूछा। ऑफिस से घर आकर मैंने अपने और पतिदेव के लिए भोजन तैयार किया है। अब कुछ देर विश्राम करूंगी, तत्पश्चात हम दोनों चाय पियेंगे, कुछ देर टीवी देखेंगे, तत्पश्चात भोजन करेंगे। और बताइए, हंसते हुए छोटी ने कहा। बस बस इतना बहुत है, शेष बाद में बताना, मैंने भी हंसते हुए कहा। छोटी से बातें करके मन हल्का हो रहा था। मैं सोच रही थी कि वे स्त्रियां जिन्हें हम गृहिणी कहते हैं, वे घर गृहस्थी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में अपने दिन रात लगा देती हैं, किंतु वे स्त्रियां जो नौकरी में हैं, वे घर और बाहर दोनों स्थानों पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करती हैं। वे दोहरे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं। ये स्त्रियां किसी पुरुष से कमतर नहीं हैं। छोटी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, कार्यालय से आकर घर के उत्तरदायित्व का वहन अच्छी तरह कर रही है। ये स्त्री समाज के लिए गर्व का विषय है। स्त्री ही क्यों, ये तो समस्त पुरुषों तथा समाज के लिए गर्व का विषय है। आज मैं प्रसन्न थी, अतः मैंने एक अधूरा लेख पूरा किया। कोई भी कार्य जो हमारा अभीष्ट है, यदि वो पूरा हो जाता है तो मन कितना हल्का व प्रफुल्लित अनुभव करता है। एक लेख पूर्ण होने के पश्चात मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था। कॉलेज में स्वप्निल से बातें करना मुझे अच्छा लगता। जब मैं स्वप्निल से मिलती तो चंद्रकांता द्वारा बताई समझाई गई सभी बातें विस्मृत हो जाती। मैं स्वप्निल के साथ बातों में, उसके व्यक्तित्व के आकर्षण में गुम होने लगती। जी चाहता कि बस वो मेरे समक्ष बैठा रहे और बातों का तारतम्य यूं ही चलता रहे। कभी कभी मैं सोचती कि यदि मैं पुनर्विवाह करना चाहूँगी तो किससे करना चाहूँगी। मेरी कल्पनाओं में स्वप्निल जैसी छवि वाला जीवन साथी साकार हो उठता। वो कदाचित स्वप्निल ही होता। स्वप्निल समझदार, गंभीर व संवेदनशील है, अपने परिवार के प्रति समर्पित है, अपने बच्चों का आदर्श पिता, आदर्श पति, एक अच्छा बेटा, किसी के व्यक्तिगत जीवन में न रुचि न हस्तक्षेप। ऐसा ही है स्वप्निल का जादुई व्यक्तित्व जो मुझे सम्मोहित करता है। विक्रांत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के कारण माँ मुझसे थोड़ी थोड़ी रुष्ट रहती, किंतु अधिक देर तक नहीं, मैं उन्हें मना लेती। अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी भांति उन्हें आश्वस्त कर देती, एक न एक दिन मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, किंतु कब ये तो मैं भी नहीं जानती। महुआ मुझसे मिलती रहती, अपने सुख दुख मुझसे बांटा करती, अपने घर परिवार की बातें, कमियों, अच्छाइयों से मुझे अवगत कराती। मैं उसकी बातें सुनती, उसकी भावनाओं को समझती, उसके साहस को प्रोत्साहित करती। जब भी वो मिलती, ये कहना न भूलती कि दीदी, आपसे बातें करके बड़ी हिम्मत मिलती है, मन हल्का हो जाता है। दिन व्यतीत होते रहे, समय आगे बढ़ता रहा। गति का नाम ही तो जीवन है और मैं जीवन में गतिशीलता का अनुभव कर रही थी। मैं प्रथम बार अनुभव कर रही थी कि मुझमें जीवन अंकुरित हो रहा है। नव अंकुरण की हरितिमा मेरे चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। तभी तो माँ बाबूजी मुझे देखते तो उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ जाते। कभी कभी वे खुलकर हंसने भी लगे थे। घर का वातावरण तनाव मुक्त हो चला था। आज अवकाश था और मेरा मन कहीं जाने का हो रहा था, किसी से बातें करने का हो रहा था। ऐसे में चंद्रकांता के अतिरिक्त और कौन हो सकता था मेरे लिए जिसके पास मैं जाती। उसके घर गए मुझे अरसा हो भी गया था। अकस्मात मुझे अपने घर देखकर चंद्रकांता कितनी प्रसन्न होगी।
आज मैं उसे विस्मित कर दूंगी, यही सोचकर अपने आने की सूचना दूरभाष द्वारा मैंने उसे दी नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजाकर मैं दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा करने लगी। मैं जानती थी कि दरवाज़ा खोलने वाली चंद्रकांता होगी अथवा उसका बेटा। दरवाज़ा खुलते ही सामने चंद्रकांता के पति को देखकर मेरे मन की प्रसन्नता निराशा में तब्दील हो गई। अपने भावों को मैंने चेहरे पर प्रकट होने से रोके रखा। उसने अभिवादन के साथ मुझे ड्राइंग रूम में लाकर सोफे पर बैठने का संकेत किया तथा स्वयं घर के अंदर चला गया। कुछ ही क्षणों में चंद्रकांता ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। आज चंद्रकांता को क्या हो गया है? ये तो कॉलेज वाली चंद्रकांता से अलग दिख रही है। उसके चेहरे की वो चिर परिचित मुस्कुराहट कहीं विलुप्त हो गई है। मैंने उसे इतना निराश कभी नहीं देखा। प्रसन्नता का छद्म आवरण ओढ़े चंद्रकांता मुझसे बातें करती रही, किंतु उसके मन की निराशा मुझसे छुप नहीं पा रही थी। अधिकांश समय तो चुप सी ही रही, जबकि ड्राइंग रूम में उसके और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था। घुटन भरे सहमे हुए माहौल में मैं अधिक देर तक नहीं रुक पाई, शीघ्र ही वहाँ से चली आई। मार्ग में सोच रही थी कि सचमुच चंद्रकांता के घर में उसके पति की मौजूदगी उसके घर में दमघोंटू वातावरण का कारण है, जैसा कि चंद्रकांता बहुधा कहती थी। आज से पूर्व उसके पति के न रहने पर जब भी मैं चंद्रकांता के घर आई, चंद्रकांता उससे खुलकर प्रफुल्लित हृदय से मिलती थी। आज जैसा कड़वा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ है। दूसरे दिन कॉलेज में चंद्रकांता मुझे ढूंढती हुई आई। वो मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। तुम कल अतिशीघ्र चली आई मेरे घर से, उसने बात आरंभ करते हुए कहा। तो क्या करती? मैं तो गई ही थी तुम्हारे घर देर तक रुकने के उद्देश्य से, तुमसे बातें करने, कुछ गपशप करने, किंतु तुम कुछ उद्विग्न थी। क्या करती? मैंने घर आना ही उचित समझा। मेरी बातें सुनकर चंद्रकांता ने लंबी सांस ली और खामोश रही। कुछ देर चुप रहने के पश्चात उसने कहा, क्या बताऊं नीलाक्षी, हमारे साथ तो यही विडंबना है कि घर के उत्तरदायित्व के साथ साथ नौकरी भी करनी है। इस सब के बाद प्रताड़ना व अपशब्द भी सुनना है। अपने पैसे भी घर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में व्यय करना है। इतना सब करके यदि हम कुछ पैसे बुरे समय के लिए बचा लेते हैं तो उसे भी हमारे पास नहीं रहने देना चाहते। साधारण तरीके से रहती हूँ, घर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती हूँ। इस बार मेरे पति ने मेरे सभी बैंक खातों की पासबुक मंगाकर देखना चाहा, मेरे ये कहने पर कि यदि तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगी। किंतु इस प्रकार मेरे खातों का विवरण देखना मुझ पर संदेह करने जैसा है। इस बात पर वो मुझ पर क्रोधित हुआ। स्त्रियों को देने वाली एक आसान सी गाली बदचलन कहने में तनिक भी विलंब नहीं किया। जब तक रहा वो मुझे तनाव देता रहा, जबकि तुम जानती हो नीलाक्षी कि उसने मेरी आवश्यकताओं पर आज तक एक पैसा भी व्यय नहीं किया है। इन सब के विपरीत वो मुझसे मेरे पैसे ले लेता है। एक पत्नी होने के अधिकार से ही सही, आज तक मैंने उसकी कमाई व उसके खर्चों के बारे में कभी नहीं पूछा। इस बार उसने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। चंद्रकांता की आंखें भर आई थीं। वो सूनी आंखों से आसमान की ओर देख रही थी। मैं चुपचाप चंद्रकांता की बातें सुन रही थी तथा सोच रही थी कि नौकरी करने वाली स्त्रियों के साथ दोहरा ही नहीं, कई स्तरों पर शोषण होता है। नौकरी पेशा स्त्री के साथ होने वाले इस अन्याय से मैं प्रथम बार परिचित हो रही थी तथा स्तब्ध थी इस प्रकार की दोहरी मार झेल रही स्त्रियों की पीड़ा के साथ। मुझे चंद्रकांता के साथ पूरी सहानुभूति हो रही थी। मन पीड़ा से भर गया था। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। वो मेरे व अपने पिता के मध्य होने वाली तनाव भरी बातचीत, झगड़े को खामोशी से सुनता है। इन सब से उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कातर दृष्टि से मुझे देखता है। उसके कहे अनकहे भावों में ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके पिता से मैं कुछ न कहूँ, चुपचाप उसके पिता की प्रताड़ना सहन कर लूँ। ऐसा इसलिए भी कि वो घर में तनाव नहीं, शांति चाहता है। इस बार तो मैं अपने बेटे की तरफ से भय में हूँ कि बड़ा होकर इन सब के लिए कहीं वो मुझे न उत्तरदायी मान ले, मेरे विरोध में न खड़ा हो जाए। ऐसा किस आधार पर कह रही हो चंद्रकांता? उसके किस व्यवहार से तुम्हें ऐसा लगा? मैंने चंद्रकांता से जानना चाहा। जब भी मेरे पति के साथ मेरा विवाद हुआ है वो मुझे ही चुप कराता है। मैं डरती हूँ कि धीरे धीरे कहीं वो मेरे प्रति अपने मन में गलत धारणा न बना ले, इन सब के लिए मुझे उत्तरदायी न समझ ले। चंद्रकांता के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट हो रही थी। नहीं चंद्रकांता, ऐसा नहीं होगा। बेटा तो तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम्हारे साथ रहते हुए वो भावनात्मक रूप से तुमसे जुड़ा होगा, अतः तुम इस बात को लेकर फिक्र नहीं करो, मैंने चंद्रकांता को सांत्वना देते हुए कहा। नहीं नीलाक्षी, ऐसा नहीं है।
यह सत्य है कि मेरा बेटा मेरे पास रहता है, मेरा सब कुछ मेरे बेटे का है। एक ही तो बेटा है मेरा, जिसके लिए मैं जी रही हूँ। फिर भी मेरे मन का ये भय यूं ही नहीं है नीलाक्षी। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सदैव हाशिए पर रखा गया है। मैंने अनेक घरों में देखा है कि पति पत्नी के बीच के मनमुटाव में बच्चों का माँ की अपेक्षा पिता की ओर अधिक झुकाव पाया गया है। यहाँ तक कि तलाक की स्थिति में भी माँ के पास पलते बच्चे बड़े होकर पिता के साए में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे माँ से प्रेम नहीं करते, किंतु हमारे समाज की संरचना पुरुषवादी सच पर आधारित है। मैं चंद्रकांता की बातें गंभीरता से सुन रही थी। इसीलिए मुझे भय लगता है कि बड़ा होकर मुझसे दूरी न बना ले। चंद्रकांता ने अपनी बात पूरी की। उसके स्वर में स्पष्ट चिंता थी। मुझे स्टाफ रूम में कार्य करते देख विक्रांत मेरे पास आ गया। कुशल क्षेम पूछने की औपचारिकता के पश्चात वो कुछ देर तक अपने माता पिता के बारे में चर्चा करता रहा, जिनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है। उसके पश्चात उसने मेरी माँ व बाबूजी का हालचाल पूछा। उसके पश्चात वो सीधे अपनी बात पर आ गया। बताइए नीलाक्षी जी, आपने क्या सोचा है? कृपया मुझे निराश न कीजिएगा, विक्रांत ने मुझसे कहा और मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता रहा। अपनी बात पूछने के विक्रांत के स्पष्ट और बेबाक ढंग से मैं अचंभित थी। उत्तर तो देना ही था, दिया भी। आपने मेरी इच्छा भी पूछी और अपनी बात मानने के लिए मुझे बाध्य भी कर दिया। अपना कार्य करते हुए विक्रांत की ओर देखे बिना मैंने कहा, नहीं नीलाक्षी जी, मैं ऐसा दुस्साहस आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? मैं आपका आदर करता हूँ, आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं आपके साथ कोई गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपकी इच्छा ही पूछी है। मैं अपनी इच्छा मानने के लिए आपको बाध्य कदापि नहीं कर सकता। मेरी बात से आपको पीड़ा पहुँची है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी बात पूरी करते करते विक्रांत अत्यंत निरीह लग रहा था। कदाचित उसकी आंखें भी भर आई थीं। उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष की शेष कहानी सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 6 में।